हेलो स्टूडेंट, आज मैं कृषि अभियंत्रण का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 17 प्रश्न होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में 5 प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें पूछा गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है, प्रत्यास्थ, तन्य, भंगुर, आघातवर्धी। इसमें तीसरा ऑप्शन भंगुर सही है। नेक्स्ट, हैरो का प्रयोग करते हैं मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए, खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। बीज की दर, बीज की गहराई, पंख से पंख की दूरी और बीज से बीज की दूरी। तो चौथा ऑप्शन बीज से बीज की दूरी सही है यहाँ पर। हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता। भूमि का क्षेत्रफल, कुंड की चौड़ाई, भूमि का प्रतिरोध, कुंड की गहराई। तो भूमि का क्षेत्रफल सही है। नेक्स्ट, दाबरोधी का प्रयोग होता है कल्टीवेटर में, हो में, मिट्टी पलट हल में, डिस्क हैरो में। तीसरा ऑप्शन मिट्टी पलट हल में। फिर निश्चित उत्तरी में पहला प्रश्न है, नट और बोल्ट किस धातु के बने होते हैं? मृद इस्पात के बने होते हैं। यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए किस उपकरण का? डायनमोमीटर। नेक्स्ट, गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का नाम? नर बेलन। इसे किंग रोलर भी कहते हैं। 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर होता है, इसलिए 2 हेक्टेयर में 2 लाख लीटर। प्रजा हल की फार किस धातु की बनी होती है? द्रुत शीतित ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, 2 नंबर का आता है। इसमें जो है पहला है, इस्पात को वर्गीकृत कीजिए। इस्पात कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ढलवा इस्पात 0.5% कार्बन होता है इसमें। इसके बाद है मृद इस्पात, इसमें 0.1 से 0.5% कार्बन होता है। मृद इस्पात को निम्न कार्बन इस्पात भी कहते हैं। मीडियम कार्बन इस्पात यानी मध्यम कार्बन इस्पात 0.25 से 0.6% तक कार्बन होता है। चौथा है उच्च कार्बन इस्पात, इसमें 0.6 से 1.5% तक कार्बन होता है। पाँचवा है मृदु केंद्र इस्पात, सॉफ्ट सेंटर स्टील बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में तो माइल्ड स्टील होता है और किनारे किनारे उच्च कार्बन इस्पात की लेयर होती है। तो इसके अलावा एक स्पेशल टाइप स्टील भी होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत को घटाकर किसी अन्य धातु को मिलाकर एक तरह से एलॉय स्टील का निर्माण किया, जैसे निकिल है, टंगस्टन है आदि। तो 8वां क्वेश्चन है, गियर द्वारा शक्ति प्रेषण में लाभ क्या है? पहला है कि कम स्थान की आवश्यकता होती है, और शक्ति ह्रास नहीं होता। इसमें पावर ट्रांसमिशन में पावर लॉस नहीं होता है। और कुछ है जैसे बेवल गियर से 90 डिग्री पर भी शक्ति प्रेषण किया जा सकता है, और गियर द्वारा शक्ति प्रेषण से डिफरेंट स्पीड प्राप्त की जा सकती है। हल और हैरो में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन, हल और हैरो में क्या अंतर है? तो इसमें हल में जो होता है प्रायः जो हत्था होता है, हैरो में नहीं होता है। हल का मुख्य कार्य है जैसे प्राथमिक भू परिष्करण इसका मुख्य कार्य है, लेकिन कभी कभी द्वितीयक में भी देसी हल का प्रयोग होता है। जुताई करना इसका मुख्य कार्य है। हैरो का मुख्य कार्य पपड़ी तोड़ना। हल से बुआई भी किया जा सकता है, हैरो से नहीं किया जा सकता है। खरपतवारों को उखाड़ना हल का मुख्य कार्य है, और खरपतवारों को इकट्ठा करना हैरो का मुख्य कार्य है। अगला है स्प्रेयर और डस्टर में क्या अंतर है? स्प्रेयर में रसायन जो है का छिड़काव लिक्विड रूप से किया जाता है, डस्टर में धूल के रूप में किया जाता है। इसकी कीमत स्प्रेयर की अधिक होती है, डस्टर की कम होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में दवा
कि कीमत स्प्रे करने पर कम आता है और डस्टिंग करने पर अधिक आता है। और स्प्रेयर जो है इसे दवा स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर बाद इसको करना चाहिए, और डस्टिंग के लिए सुबह का समय अच्छा होता है। नेक्स्ट है भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं। तो बीज की बुआई के लिए भूमि को तैयार करने तथा वृद्धि के समय खेत को खरपतवार रहित तथा उसे ढीला करने के उद्देश्य से जो भी क्रियाएं की जाती है उसे टिलेज या भू परिष्करण कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक मतलब बीज की बुआई के पहले तक की जो भी क्रियाएं होती हैं उसे प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी पलट हल और डिस्क हैरो का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीयक भू परिष्करण बुआई के बाद कटाई तक के बीच की जो भी क्रियाएं की जाती है जैसे खरपतवार नियंत्रण, होनिकाई गुड़ाई, सब पपड़ी तोड़ना आदि, इसमें द्वितीयक भू परिष्करण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद है कि इसमें पूछा है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न 4-4 नंबर के होते हैं। तीन क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे पहला पूछ लिया मिट्टी पलट हल के हलतल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। तो जाहिर है कि हलतल का मुख्य 4 भाग जैसे फार है, पंखा है, दाबरोधी, हलमूल। तो इसका आप नामांकित चित्र प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक क्वेश्चन दिया है 1 हेक्टेयर फसल के लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, इसको सींचने के लिए कितना समय लगेगा, गणना कीजिए। विकेंद्री पंप का जलस्राव 1500 लीटर प्रति मिनट है, 10% पानी नष्ट होता है। तो पहले हम जलस्राव ज्ञात कर लेंगे प्रति घंटा। तो इसको क्या करेंगे, 1500 गुणे 60 कर देंगे और 1500 गुणे 60 करने पे आ जाएगा 90,000 लीटर। 90,000, इसको 60 में मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद दूसरे वीडियो में इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो 90,000 लीटर। इसके बाद कह रहा है 10% पानी नष्ट हो रहा है। तो 10% नष्ट हो रहा है, इसका मतलब उपलब्ध पानी 90%, खेत में 90% पहुँच रहा है। तो 1 घंटे में कितना पहुँचेगा, 90,000 गुणे 90% बटे 100। तो 0 कट गया, कुल मिला के 81,000 लीटर पानी 1 घंटे में खेत में पहुंच रहा है। अब कह रहा है कि 1 हेक्टेयर फसल के लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 7 हेक्टेयर पानी की आवश्यकता का मतलब ये हो गया कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर, इसलिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 7, इसमें 1,00,000 से गुणा कर देंगे तो 7,00,000 लीटर पानी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आवश्यक जल हो गया 7,00,000 लीटर। अब समय ज्ञात करने का फार्मूला है, समय बराबर सिंचाई में लगा समय बराबर कुल आवश्यक जल लीटर में बटे प्रति घंटा उपलब्ध जल मतलब जो लॉस हो रहा है उसको घटाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, 7,00,000 अब बटे हो गया 81,000। 1 घंटे में 81,000 लीटर पानी पहुंच रहा है। 3 0 कट गया, 9। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 9 9 81, नहीं ये 7 है, सॉरी। तो 700 बटे 81, 700 बटे हम 81, 700 बटे 81 आप सॉल्व कर दीजिए। तो आई थिंक 8 नियर अबाउट 8.64 घंटे आएगा इसका उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मृद इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो मृद कार्बन इस्पात में 0.1 से 0.5% कार्बन होता है और मध्यम में 0.3 से 0.6% तक होता है और उच्च कार्बन इस्पात में
0.6 से 1.5% तक होता है। एक तो मुख्य अंतर ये है। इसके अलावा मृद इस्पात जो है बहुत सॉफ्ट होता है मृद, और मध्यम कार्बन मृद की अपेक्षा कठोर होता है, और उच्च कार्बन इस्पात ज़्यादा कठोर होता है। और जैसे इसका जो है ठंडा और गर्म अवस्था में इसमें माइल्ड स्टील को हम मोड़ भी सकते हैं, और जो उच्च मध्यम कार्बन इस्पात होता है इसको गर्म करके मोड़ सकते हैं, लेकिन उच्च वाले को गर्म करने पर मोड़ने पर ये टूट जाता है। तो ये उच्च कार्बन इस्पात का जैसे कटिंग टूल्स है, जैसे आरी है, छीनी है, ब्लेड है, इसका निर्माण किया जाता है। और मध्यम कार्बन इस्पात के लिए फाल है, जैसे गियर है, पुली है, ये सब बनाया जा सकता है। और मृद कार्बन इस्पात का सबसे बढ़िया है मृद इस्पात का नट बोल्ट है, नट बोल्ट बनाया जा सकता है। और रिपेट होता है जो, उसको भी बनाया जा सकता है। तो ये सब प्रमुख अंतर हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में कुल 3 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया है 15वां, 2 घात इंजन और 4 घात इंजन की कार्यविधि लिखिए। 6 नंबर है तो बड़ा क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरनल जो कंबस्शन इंजन होता है उसमें शक्ति उत्पन्न करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला है, कुल 4 क्रियाएं इसमें की जाती हैं। हवा, जैसे डीजल में हवा और पेट्रोल में हवा और फ्यूल के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर लेना। दूसरा है हवा और फ्यूल के मिश्रण को दबाना। तीसरा है दबे हुए मिश्रण में फ्यूल का इग्निशन या दहन करना। और चौथा है जली हुई गैस को बाहर निकालना। तो जब ये चारों क्रियाएं इंजन का पिस्टन 2 स्ट्रोक में पूरी करता है तो इस प्रकार के इंजन को 2 साइकिल या 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। और यदि ये चारों क्रियाएं इंजन का पिस्टन 4 स्ट्रोक में पूरा करता है तो इस इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। पावर उत्पन्न करने के लिए चारों क्रियाएं जो की जाती हैं उससे एक चक्र पूरा हो जाता है। अब जैसे जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसमें ये चारों क्रियाएं 4 स्ट्रोक में पूरा होती है, इसलिए इसको हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। और इसका जो है कृषि क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल वगैरह की बचत होती है। तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो चारों क्रियाएं हैं, पहला होता है इंटेक या सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलता है। मतलब पिस्टन जो सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सिलेंडर के ऊपर उपस्थित इंटेक वाल्व खुल जाता है, जिससे डीजल इंजन में वायु और वायु शोधक से जो है हवा, और पेट्रोल इंजन में हवा तथा फ्यूल दोनों का मिश्रण सिलेंडर में भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि पिस्टन के नीचे की ओर जाने से पिस्टन के ऊपर जो है ऊपरी भाग में एक वैक्यूम उत्पन्न होता है। इस वैक्यूम में इंटेक वाल्व खुलने से हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में आ जाता है। तो इंटेक वाल्व के खुलने से बंद होने तक 210 डिग्री कोण तक जो है क्रैंकशाफ्ट घूमता है। अब दूसरा जो स्ट्रोक होता है उसे हम कंप्रेशन या संपीड़न स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर हवा और फ्यूल के मिश्रण को दबाता है। हवा या मिश्रण को दबाने में पिस्टन को बहुत कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य ऊर्जा में बदल जाता है और मिश्रण या हवा गर्म हो जाती है, जिससे इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और तीसरा स्ट्रोक जो है पावर स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होते हैं और दहन क्रिया पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने पर शुरू हो जाती है। इस स्ट्रोक में मिश्रण में दहन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा
और डीजल इंजन में गर्म हवा पर इंजेक्टर से डीजल फ्यूल के छिड़काव के द्वारा होता है। दहन होने पर जली हुई गैस फैलती है और पिस्टन पर प्रेशर डालती है और पिस्टन तेज़ी के साथ ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन को पावर मिल जाती है। चौथा होता है निकास स्ट्रोक या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर सिलेंडर में चलता है और इससे जो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो निकास वाल्व पावर स्ट्रोक के सबसे अंत में खुलता है, जिससे पिस्टन पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में गैसों का दबाव नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए चारों क्रियाएं 4 स्ट्रोक में पूरी होती हैं और एक उसका साइकिल पूरा हो जाता है। ये चक्र लगातार होता है। पावर का एक चक्र पूरा होने पर क्रैंक शेफ्ट का 2 चक्कर अर्थात 720 डिग्री घूमना पड़ता है। और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या है कि चारों गतिविधियां जो है, चारों जो इनटेक, संपीड़न, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है पिस्टन के 2 ही स्ट्रोक में पूरा हो जाता है, इसलिए इसको हम 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। इन इंजनों में बंद क्रैंक केस होता है और बाल्ब के स्थान पर पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट के खुलने से मिश्रण अंदर आता है और जली हुई गैस बाहर निकलती है। तो पहला स्ट्रोक क्या होता है 2 साइकिल इंजन में, इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिससे क्रैंक केस में निर्वात होता है। कार्बोरेटर से हवा और फ्यूल का मिश्रण बंद क्रैंक केस में भरना शुरू हो जाता है। जब पिस्टन ऊपर पहुंचता है तो वहां पर मिश्रण को पिस्टन दबाता है। इस दबे हुए मिश्रण में स्पार्क प्लग के द्वारा इग्निशन हो जाता है। और द्वितीय स्ट्रोक में क्या होता है, द्वितीय स्ट्रोक में मिश्रण में दहन होने पर जली हुई गैस फैलती है और यह पिस्टन पर प्रेशर डालती है। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब पिस्टन इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे आता है तब जली हुई गैसें निकास पोर्ट से बाहर निकल जाती हैं और उसी समय पिस्टन नीचे क्रैंक केस पर दबाव डाल जाता है और क्रैंक केस में उपस्थित मिश्रण इनलेट पोर्ट के द्वारा ऊपरी सिलेंडर में आता है। इस प्रकार इंजनों में जली हुई गैस बाहर निकलना और मिश्रण का ऊपर सिलेंडर में आना दोनों क्रियाएं ये साथ साथ होती हैं। और जो है इसमें जो है क्रैंक शेफ्ट का एक चक्कर घूमने पर इसमें जो है पावर प्राप्त होती है, इसलिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का गतिपाल जो फ्लाई व्हील होता है बहुत हल्का लगाया जाता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करके इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए। अब अगला 16वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया है। एक चालक घिरनी जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है 300 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर काउंटर दंड पर लगी घिरनी जिसका व्यास 45 सेंटीमीटर है को चलाती है। इसी काउंटर दंड पर 40 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है जिसके द्वारा एक मशीन के 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाया जाता है। मशीन घिरनी की चाल और रेखा चित्र भी बनाइए। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए चालक घिरनी है, ये काउंटर दंड की घिरनी है, इसी काउंटर दंड पे एक और घिरनी लगी है और इसके द्वारा एक मशीन चलाया जा रहा है। अब इसमें क्या दिया है, डी ये चालक घिरनी का डी जो है 30 है, 30 सेंटीमीटर और यस क्या है 300 चक्कर प्रति मिनट और इसका D1 क्या है 45 है और S1 हमको ज्ञात करना है। और दूसरा जो उसी काउंटर पे पुल्ली लगा है इसको हम इसके स्पीड को S2 और व्यास को D2 कह सकते हैं। हम मशीन जो चलाई जा रही है उसे S3 और व्यास को D3 कह सकते हैं। तो ये हो गया रेखा चित्र। तो इसको हम फार्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे S गुणे D बराबर S1 गुणे D1। तो यस यहाँ पे 300 है, 300 गुणे 30 बराबर S1 गुणे 45। तो S1 बराबर हो जाएगा 300 गुणे 30 बटे 45, 15
15 तियाँ 45 और 15 दूना 30 और 3 से इसको काट दिया 100, यानी S1 बराबर हो गया 200 चक्कर प्रति मिनट। ठीक है। अब इसमें एक नियम है कि एक ही काउंटर दंड पर स्थित सभी पुलियों का चाल समान होता है, इसलिए हम S2 बराबर S1 हो जाएगा बराबर 200 चक्कर प्रति मिनट। अब हम क्या करेंगे, S2 और S3 की तुलना करने का लिए वही फार्मूला लगाएंगे। S2 गुणे D2 बराबर S3 गुणे D3। यहाँ पे S2 चूँकि क्लियर है, S2 बराबर S1 इसलिए 200 हो गया, और D2 जो है दिया है यहाँ पे 40 बराबर S3 हमें ज्ञात करना है, और गुणे ये दिया गया है 20। तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर हो गया 200 गुणे 40/20। S3 बराबर 200 गुणे 40/20, 20 दूना 40 यानी 400 चक्कर। मशीन का जो चाल है RPM 400 चक्कर प्रति मिनट, ये इसका आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का 16वां का। अब नेक्स्ट दिया है कि एक 3 हल तल का मिट्टी पलट हल जिसका प्रत्येक कोण 30 सेंटीमीटर चौड़ा 20 सेंटीमीटर गहरा है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जुताई कर रहा है। भूमि का प्रतिरोध 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हल का संपूर्ण खिंचाव तथा हल को खींचने के लिए आवश्यक हॉर्स पावर की गणना कीजिए। तो TD संपूर्ण खिंचाव बराबर कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मृदा प्रतिरोध kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल में चूँकि 3 हल तल है तो इसलिए यहाँ पे कोण की चौड़ाई क्या हो जाएगी 30 गुणे 3। कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई सेंटीमीटर में गुणे गहराई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौड़ाई निकालने के लिए 3 गुणे 30 हो गया 90, और गहराई कितना है 20। ये हो गया कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसमें मृदा प्रतिरोध का गुणा कर दीजिए 0.5। ठीक है। अब 0.5 का जब हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20-25-100, ये हो गया ये, और ये 30 तियाँ 90, और इधर 20-25-100 एक 2 दशमलव यानी 10 हो गया 90, ये बराबर 900 kg। ये हो गया TD यानी संपूर्ण खिंचाव। अब कह रहा है कि अश्वशक्ति बताइए। तो अश्वशक्ति का जानते हैं आप कि HP बराबर होता है TD kg में गुणे चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, TD दिया गया है 900, चूँकि सवाल में दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। तो ये इसको करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं और बटे 60 कर देते हैं 4500। 900 गुणे 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 1000 से गुणा होगा 60 से भाग होगा चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट, और ये फार्मूला वाला 4500 रखा। अब इसको सॉल्व कर दिए, 1 2 तीनों जीरो कट गए, 1000 कट गया। अब क्या करेंगे, 5 से 5 9 45 9 हो गया, 9 से हम 900 को काट देंगे 100 हो गया 100। तो 100/6, इसको हम 2 से और काट सकते हैं, 2 3 6, ये हो गया 50, 50/3। तो कुल मिला के 50 में 3 का भाग देंगे, आ जाएगा
16.66 या 67। इसका अश्वशक्ति वाला ये आंसर आ गया। ये सवाल लग जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसी में जो है अंतिम सवाल में एक अथवा करके दिया है। क्या अथवा दिया है? एक 30 सेंटीमीटर 3 हल तल मिट्टी पलट हल 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है या ट्रैक्टर चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जाएगी? तो 2 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जाएगी? और 10% ट्रैक्टर को 10% किनारे घूमने में मतलब टाइम लॉस हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे यंत्रों की कार्य क्षमता वाला सवाल। ए बराबर W गुणे S गुणे H बटे 1000 गुणे 100 माइनस समय नष्ट बटे 100। ये क्या है? ये बराबर है जोता गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में। और W क्या है? यंत्र की यानी ट्रैक्टर की जो कल्टीवेटर है उसकी कुल चौड़ाई, ये भी सेंटीमीटर में। S क्या है? स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। H जो है समय घंटे में। 10% समय इस फार्मूले पर रख दीजिए तो बराबर हो जाएगा। 3 हल तल है तो 30 गुणे 3 यानी 90। W का मान 90 होगा। 90 स्पीड कितना दिया है? 6 और समय 2 बटे 1000 गुणे 100 माइनस 10 बटे 100। अब इसको हम आगे करेंगे तो 90 गुणे 6 गुणे 2 बटे 1000 गुणे 90 बटे 100। ये काट दीजिए, कट गया। अब हम क्या करेंगे? 1000 नीचे है इसलिए ऊपर का गुणा कर देंगे। ऊपर का गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 9 छक 54। 54 गुणे 18 करेंगे तो 972 आ गया। 972 बटे 1000। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा बराबर 0.972 हेक्टेयर। नाइन 972 बटे 1000 करेंगे तो आ जाएगा 0.972 हेक्टेयर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार ये मॉडल पेपर जो है आने वाले कृषि अभियंत्रण परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।